चल पढ़ा। ये जो क्रिकेट मैच आपने अभी देखा, ये खैबर पख्तूनख्वा के एक तहसील तंगी के एक छोटे से गांव शेरपव किले में हो रहा था। अब हम आपको पूरी क्रिकेट टीम से ही नहीं बल्कि उनके स्पॉन्सर, उनके मैनेजर, उनके प्रोड्यूसर, जो कि उनके अब्बू भी, उनसे मिलवाते हैं। बहरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? ठीक है, बिल्कुल। बहरान खान साहब के माशाल्लाह सिर्फ क्रिकेट टीम प्रोड्यूस नहीं की इन्होंने, इनके 19 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो ये 2 क्रिकेट टीम भी ऑलमोस्ट कर सकते थे प्रोड्यूस। इनकी परवरिश करने में तो बड़ा मसला होता होगा, इनके कपड़े भी फटे हुए हैं, तो कैसे कमाते हैं और कैसे इनको खिलाते हैं? बस खुदा और आखिरी नो जो मेरे बच्चे हैं वो अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं, वही इनकी परवरिश करेगा। आपकी तालीम कितनी है? तालीम जी, तालीम मेरी कुछ भी नहीं है। बहराम साहब, इनके लिए कोई प्लानिंग की है? बिकॉज एक शलवार कमीज भी अगर आप खरीदेंगे तो 17 खरीदने पड़ जाएंगे, एक जोड़ा भी देंगे। तो इनके लिए कोई प्लानिंग की है आपने कि क्या करेंगे बड़े होकर? कुछ सोचा? कुछ आओ नगरान। ये बच्चे अल्लाह की देन है, वही इनको पालने वाला है और अभी भी पाल रहा है। लेकिन मुझे आप ये बताएं, इसको ये बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं यहाँ पर? मेरी जो आमदनी है उसमें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि इनको स्कूल भेजूं, इसलिए इनमें से कोई भी स्कूल नहीं गया कभी। आपको नहीं लगता कि ये बच्चे अगर 2 या 3 होते हैं तो इनके कपड़े भी अच्छे होते हैं, स्कूल भी जाते हैं, ख्याल भी रख सकते हैं और आप पर भी बोझ कम पड़ता है? मुझे कभी भी मालूम नहीं था कि बच्चों की तादाद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इनके नाम बता दो। सलीमान दमशरीज मिनुम दे, सलीम ब्याद बैम दे, दाऊद नईम द्रेम दे, दाऊद सलोरम दे, इस्माइल पिंजम दे, इसराइल शपगम दे, यासीन वम दे, मोरसलीन अतम दे, दाबल नगदा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अंकल अब क्या करें, ये पॉपुलेशन को कैसे रोके? एक घर में 7-7, 8-8, 20-20, 22-22 बच्चे, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर कोई नहीं है। ये देखे ना, अगर उसके पास और कुछ जरिया नहीं है कमाई का, तो वो तो फिर बच्चों से ही करेगा ना, करवाएगा काम। और वो अगर 7 बच्चे हैं तो 7 के 7 कमाएंगे और 4 साल की उम्र में ही शुरू हो जाएंगे कमाने के लिए, तो उनका घर चलेगा ऐसे। इसी रफ्तार से ये बढ़ती रही तो अगले 20 साल में बजाय 20 करोड़ के ये 30 करोड़ हो जाएगी। ऐसे हालात में आपके सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। इस पर एक लिमिट लगानी पड़ेगी और मैं समझता हूं कि आबादी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। पिछले साल दुनिया में 6 करोड़ बच्चियों की बालिग होने से पहले ही शादी करा दी गई। उनमें से 42% बच्चियों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। उनमें से मैं एक बच्ची से मिला और उससे मिलकर मुझे बेहद वक्त अफसोस भी हुआ और खुशी भी। कौन सी क्लास में हो तुम? मैं 9th में हूँ। तो तुम्हारी अपनी बच्ची है तो मुश्किल होती है स्कूल आने में, पढ़ने में? कुछ होती है। तो कितने साल की है बेटी? मेरी बेटी 2 साल की है। क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर? अभी तक तो पता नहीं है क्या बनना चाहती हूँ। अपनी बेटी के बारे में सोचा है कि उसको क्या बनाना है? अभी इतनी छोटी है, मैं इसके बारे में क्या सोचूं? अभी आपने अपने बारे में नहीं सोचा? अभी कितने बाद उसको स्कूल में डालोगी बच्ची को? पता नहीं कि 2 साल की है अभी? हाँ, अभी 2 साल की है। तो 5-6 साल में स्कूल में डालोगी, फिर तुम भी होमवर्क करोगी, वो भी होमवर्क करेगी, मिल कर करेंगे, दोनों अपना अपना होमवर्क करेंगे। और फिर बेटी को भी जल्दी शादी कराओगी? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं कराऊंगी उसकी। क्यों? क्योंकि छोटी एज में शादी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पढ़ाई में फोकस भी नहीं होता इतना। पहले बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना पड़ता है, शादी के बाद नहीं होता ऐसा। नहीं होता। तो मतलब पाकिस्तान में जो छोटी बच्चे होते हैं तुम्हारे जितनी, उनकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है। तुमसे भी शायद जल्दी हो जाती है, फिर वो पढ़ाई छोड़ देती है। लेकिन तुम उनके लिए रोल मॉडल हो, तुमने पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो तुम क्या मैसेज देना चाहोगे उन तमाम बच्चों को जिनकी शादी हो जाती है जल्दी और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं? कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैसेज है कि शादी हो पर पढ़ाई को कभी छोड़ना मत। बस यही मैसेज है मेरा। ये और ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र में ही शादी करा दी जाती है और फिर बालिग होने से पहले ही ये मां बन जाती है। ये सब कुछ रोकने के लिए हमें स्कूल लेवल पर ऐसी तालीम देनी पड़ेगी जो इन्हें शादी की, जिंदगी की और मुस्तकबिल की बेहतर प्लानिंग करने के काबिल बना सकें।
चल पढ़ा, चल पढ़ा। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं चलो जाऊं कहीं घूम फिर आऊं, क्योंकि भावलपुर के अलावा कहीं नहीं गई मैं। डैलस एयरपोर्ट पे तुमने पहला जब कदम रखा तो तुम्हारी क्या फीलिंग थी, बहावलपुर से सीधा डैलस? सर आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं दूर अपने पेरेंट्स से। मुझे तो पेरेंट्स पहले फर्स्ट 15 डेज बिल्कुल भी याद नहीं आए। फिर उसके बाद हमें तकरीबन एक वीक के लिए होस्ट फैमिली दी गई थी, हम वहाँ पे रहे। सबसे पहले व्हाइट हाउस देखने का मौका नहीं मिला? मिला, कई दफा मिला। व्हाइट हाउस में गई आप? और क्या, बहावलपुर से अमेरिका, और अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर फिर रही थी आप? अंदर फिर रही थी, ऊपर तक देखा। वो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट से? नहीं, हमने कहा हमें ओबामा से मिला है, जल्दी करें। तो क्या हुआ फिर? तो कहते हैं ये ऐसी बातें यहाँ नहीं करते। हमने कहा क्यों नहीं करते? भाई हम यहाँ आए हैं तो हमारा क्या फायदा यहाँ आने का, हम ओबामा से ना मिले। ये बच्ची अपनी काबिलियत की बुनियाद पर बहावलपुर से स्कॉलरशिप लेकर सीधा अमेरिका पहुंच गई, और इसके टैलेंट और कॉन्फिडेंस को देखते हुए लगता है कि इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। लेकिन मेरे देश की जो बात है उसकी बात ही कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी बहुत तल्ख और खौफनाक है। एक बार SPSS में दाखला गिनाट दे जिंदे मतलब है कि जरा 11वीं SPSS की थी, लेकिन वो खर्चा बहुत ज़्यादा ही मैं नहीं बर्दाश्त कर सकिया, जिंदी वजह तो मैं मतलब कि हूँ खुद रिटायरमेंट थी ना पिया, क्योंकि ये तो वल मेरे को दुगनी खर्चा पाए वजह जरे पिछले डी दे बच्चे ना उन वजूहत तो जरा मैं को पढ़ाई तो रोक दी। सेकेंड ईयर से पहले दिन से ही नहीं जाने दिया। तो क्या कह रहे हैं, शादी करवा देंगे? नहीं, मैंने नहीं करनी शादी, तो इतनी छोटी उम्र, अंडर 13। नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ। क्या करते हैं अम्मी अब्बू? अम्मी घर का काम करती हैं, और अब्बू जो है वो मुलाजिम है, और वो रिटायर हो रहे हैं 31 को। कितने भाई बहन हो? हम लोग काफी सारे। आई हैव लार्ज 15-20 है। आई हैव लार्ज फैमिली। कितने बच्चे हैं? 12 भाई बहन हो? यस। वाकई के मतलब है कि असर तपों दे। मेरा डॉक्टर ही शरीफ साहब उन्हें मेरे को मना किया कि हूँ बच्चे जो रहे ना बस ये बहु है। मैं डॉक्टर साहब बच्चे जो रहे ना अल्लाह मियाँ दे देवने जेरे आमने नो तो आमने ना सब बंद नहीं करने। ये वजूद तो मेरे नमक मिर्च खा के चटनी ना रोटी खा के इन बच्चों को पढ़ाया मैंने। हूँ वजूहत तो जरा मैं को पढ़ाई तो रोक दी। दुनिया में बढ़ती हुई आबादी खतरे का सारन, खासतौर पर हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए, जहाँ पर पहले से मौजूदा आबादी के लिए भी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। यहाँ पर हर आने वाला नया बच्चा अपने साथ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लेकर आता है। इस खतरे को टैकल करने के 2 तरीके हैं। पहला, अगर हम अपनी रिसोर्सेज बढ़ाएं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर करें, जिसके लिए गुड गवर्नेंस ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत ही लंबा और मुश्किल रास्ता है। दूसरा निस्बतन आसान है, जो कि आबादी कंट्रोल करने का। दुनिया में रिसर्च ये कहती है कि जहाँ पर तालीम ज़्यादा है, बेहतर है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की तालीम ज़्यादा है, वहाँ पर आबादी कंट्रोल में है। हमारे मुल्क में शायद आबादी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ख़वातीन की तालीम बहुत कम है। तो अयूब खान दौर में ये कोशिश की गई और ये कंटिन्यू रहा भुट्टो दौर में भी, लेकिन फिर ज़िया दौर में आके इस पर फोकस हट गया और उसकी रेजिस्टेंस भी हुई। मैं समझता हूँ कि जिस तरह बांग्लादेश और मिस्र ने किया है, हमें वो पैटर्न लेना चाहिए। उन्होंने इन्वॉल्व किया आपके फैमिली डॉक्टर को, उन्होंने इन्वॉल्व किया आपके मस्जिद के इमाम को, उन्होंने इन्वॉल्व किया आपके स्कूल के टीचर को, सबको इन्वॉल्व करके उन्होंने ये अवेयरनेस फैलाई। और बांग्लादेश में आपको पता है डिक्लाइन आई है। इसी तरह मिस्र के अंदर बड़ी मेजर जो है वो सोच के अंदर तब्दीली आई है। हमें भी मेरा ख्याल है उनको फॉलो करना चाहिए। मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए और सारे बच्चे कोशिश कर बैठ जाएं। पिछले 65 बरसों में औरत की तालीम को अहमियत ना देकर
ہم ایک بیش بہا ہیومن ایسٹ ضائع کرتے آئے ہیں کیونکہ عورت ذات کو مرد کے مقابلے میں چھوٹا سمجھا جاتا ہے. لیکن ہم آپ کو کچھ ایسی مثالوں سے ملوائیں گے جو اس مفروضے کے بالکل برعکس ہیں. سارا بائک پہ بیٹھنا ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نو سر، میں کیونکہ آگے بھی اپنے پاپا کے ساتھ اکثر جاتی رہتی ہوں اور میں بیٹھ جاتی ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا. مجھے بتاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ تم کلاس میں بڑا زبردست طریقے سے بچوں کو چپ کراتی ہو، پرفیکٹ بھی ہو، مانیٹر بھی کرتی ہو. کیسے کنٹرول کرتی ہو اتنی ساری بچیوں کو؟ سر آسانی سے کنٹرول کر لیتی ہوں. مجھے لگتا ہے بڑی غصے والی ہوگی تو. ہاں یہ تو بات ڈانٹتی تو ہوں گی ضرور. یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میں بہت غصے والی ہوں. اچھا، اور ڈانٹتی ہو بچوں کو؟ بس کم ڈانٹتی ہوں کیونکہ بچے پیار سے مان جاتے ہیں تو پھر ڈانٹنا ہی نہیں پڑتا. آپ کون سی کلاس میں ہو؟ میں 7th میں ہوں. 7th میں ہو؟ Yes. اچھا، تو باقی جو بڑی بڑی بچیاں ہوں گی وہ سن لیتی ہیں تمہاری بات؟ وہ Yes. کہتے ہیں ہم تو نہیں سنیں گے. نو سر، سارے بات مان لیتے ہیں میری. تو کیا تم نے بننا ہے بڑے ہو کر؟ میں نے ڈاکٹر بننا سر. اور کیا کرو گی ڈاکٹر بن کر؟ جو ڈاکٹر کرتے ہیں. اچھا، کس بات پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے؟ مجھے اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ مجھے کوئی بات میں کر رہی ہوں وہ مجھے نہ کرنے دے تو پھر مجھے غصہ آتا ہے. غصہ آتا ہے؟ ہاں جی. اور پھر غصہ تم بتاتی بھی ہو نا کہ بھائی جب مجھے میری بات کرنے دیجیے، مجھے غصہ آئے گا ورنہ. جی. اور پڑھائی میں کیسی ہو؟ پڑھائی میں بہت اچھی ہوں. کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے؟ مجھے سارے سبجیکٹ اچھے لگتے ہیں. کوئی ایک تو بتاؤ نا. زیادہ میتھ اچھی لگتی ہے. میتھ اچھی لگتی ہے؟ چل پڑھا چل پڑھا. عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کمزور اور نازک مزاج سمجھا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر عورتوں کے لیے چند مخصوص رول ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. کہتے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جو صرف مرد کر سکتے ہیں اور اگر عورتیں انہیں کرنا بھی چاہیں تو بھی نہیں کر پائیں گی. کیا واقعی عورت کام کر نہیں سکتی یا ہم اسے کرنے نہیں دینا چاہتے؟ یہ جو لکڑی اور پتھر کی آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں مجھے تو بہت خوبصورت لگی ہے. یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت خوبصورت لگی ہوگی. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کسی خان کنسٹرکٹر یا فلانے آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کی ہوگی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کی بنیاد رکھنے سے لے کر ڈیزائن، آرکیٹیکٹ، کنسٹرکٹ کرنے میں چند خواتین کا ہاتھ ہے. اور ان خواتین کو جو خاتون ہیڈ کر رہی تھی، آمنہ، میں آپ کو ان سے ملاتا ہوں. آمنہ، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ خواتین نے مل کے بنائی ہے. مجھے یقین دلائیں، کیا ہوا یہاں پر؟ کیسے شروع کیا آپ نے یہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین اس طرح کے کام نہیں کر سکتی ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. ہمارے خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں، کھیتوں میں جا کے کام کرتے ہیں، دور سے ٹوکریوں میں وزن اٹھا کے لاتے ہیں، تو کارپینٹری کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ سروے سے لے کر ڈرافٹنگ سے لے کر کارپینٹری، میسنری، الیکٹریفیکیشن، پلمبنگ، پینٹ اینڈ پالش سب مل کے ہم نے یہ بلڈنگ تیار کیا. 2003 میں پڑھ رہی تھی تو میٹرک کے بعد میں آگے اپنا فردر ایجوکیشن آگے نہیں بڑھا سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نارتھ میں ایسے فیسلٹیز نہیں تھے کہ کالج لیول پہ ہم ادھر ہی پڑھے، کیونکہ ڈاؤن جانا پڑتا تھا یا ہنزا کو چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑتا تھا، تو وہ میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائیوں کو پریشان کیے بغیر بلکہ میں محنت کروں گی، ان کو سپورٹ کروں گی. جو ہمارے جو مین آبجیکٹیوز ہیں کہ گھریلو خاتون کو شعور دینا کہ گھر بیٹھے وہ کیسے کاروبار کریں. خواتین گھر میں ان کے پاس دودھ تو تھا لیکن وہ کیا کرتی تھی، لسی بنا کے مکھن، ان کی جو پروڈکٹ تھی مکھن کو کیا کرتے تھے زمین میں دفن کر کے سالوں تک اس کو دفنا کے رکھتے تھے. اب جو ان میں شعور آ گیا ہے کہ اب وہ ایسا نہیں کر رہی ہیں بلکہ ہمیں دودھ دے کے وہ اپنے لیے مطلب انکم جنریٹ کرتی ہیں. خواتین اپنے بچے کی فیس وہ پڑھانے کے لیے ان کو استعمال میں لاتی ہیں اور گھریلو اخراجات کے لیے وہ استعمال کرتی ہیں. تو یہاں آنے کے بعد کیا لائف میں تبدیلی آئی؟ میری لائف میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی صرف میری اپنی لائف میں نہیں بلکہ میں اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، سب کو سپورٹ کیا ہے. آج ماشاءاللہ سے کوئی مجبوری نہیں ہے، اور تب بھی میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کافی ہیلپ کیا. گھر میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں،
اور ابھی میرے اپنے لیے یہ تبدیلی ہے کہ میں نے کافی اپنے لیے سیونگ کیا اور جو میرے ضروریات تھے گھر کے ضروریات تھے وہ تو پورے ہو چکے. عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے کی بجائے اگر ہم انہیں بہتر اور برابر کے تعلیمی مواقع فراہم کریں تو ملک کی اس 50% آبادی کو اکانومی کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو اب تک گھر پر صرف بچے پال رہی ہیں. عورت ماں، بہن، بیوی، بیٹی تو ہے ہی اور رہے گی بھی، لیکن بے نظیر بھٹو، حنا ربانی کھر، مشرف حی اور نسیم حمید بھی تو ہو سکتی ہیں. ہم انہیں یہ موقع کیوں نہیں دیتے؟ چل پڑھا